अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी वाई वर्ल्ड एंड इंडिया इज इग्नोरिंग पाकिस्तान, और डीडी रिएक्ट वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई चीमा जी का वीडियो लेकर फिर एक बार हाजिर हूं। फिर इन्होंने अपनी रोनी सूरत बना ली है। फिर इनको लग रहा है कि यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। टाइटल है वर्ल्ड एंड इंडिया इग्नोर पाक आफ्टर म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, पाक इग्नोर्ड एट रायसीना डायलॉग। तो जी हाँ, रायसीना डायलॉग जो है वो भारत में हो रहा है और ग्रीस के पीएम जो हैं वो आए हैं रायसीना में हिस्सा लेने। बड़ा ज़बरदस्त स्वागत किया गया उनका, पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया और बड़ी ज़बरदस्त दोस्ती जो है वो देखने को मिली है। क्योंकि देखिए, ग्रीस और भारत के संबंध लगातार अच्छे हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। और ग्रीस की जो लोकेशन है वो बड़ी स्ट्रेटेजिक तरीके से बड़ी अच्छी लोकेशन है, जो टर्की के साथ में है और यूरोप तो है ही। तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीस, और ग्रीस के लिए भी इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब हो रहा है और इस पर चीमा जी को लग गई है मिर्ची कि भाई देखो, हमें को तो इग्नोर मारा जा रहा है, पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा है, पाकिस्तान की कोई औकात नहीं रही, हैसियत नहीं रही, कोई बुलाता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, कोई बात नहीं करता। चलिए देखते हैं कि इनकी खीज कैसे मिट रही है। दोस्तों, भारत के अंदर एक रायजीना डायलॉग हो रहा है जो कि आज शुरू हुआ है, और ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस कही जाती है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे, जिसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको इंडियन लेंस से दुनिया को बताने की कोशिश करना। इंडिया क्या सोच रहा है और दुनिया को इंडिया में लेके आना और कहना। जैसे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, जैसे आपने डेवोस सुना होगा, इसी तरह रशिया भी एक कराता है। ये एक ट्रेंड है जो है वो इमर्ज हो गया है। पाकिस्तान में भी एक मार्गला डायलॉग होता है जिसमें दुनिया के 2-4 मुल्कों से लोग आ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादा या चाइना से आते हैं या रशिया से आते हैं, कोई अमेरिका से एक आधा आ जाता है, लेकिन वो एक और स्टाइल का वो जो होता है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की है कि दुनिया के जितने मेजर डायलॉग्स हैं वहाँ पे पाकिस्तान एब्सेंट है। डेवोस में पुराना पाकिस्तान को बुलाया जाता है, पाकिस्तान वहाँ पे जाता है, लेकिन व्हाट कैन वी कंट्रीब्यूट एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। नॉर्मली मेरी नज़र में पाकिस्तान के मीडिया के लोग, हुकूमत के लोग तो अब फॉरेन ट्रिप्स ढूंढ रहे होते हैं कि कब फॉरेन ट्रिप मिले स्टेट स्पॉन्सर्ड, कब फॉरेन ट्रिप मिले बैरून मुल्क, और भाग के हम वहाँ पे जाएं और फिर 8-8 10-10 दिन वहाँ पे गुजारें और अपनी इंगेजमेंट्स करें और छुट्टियाँ भी मनाएं और सरकारी खर्चे पे घूम फिर के भी आएँ। रायजीना डायलॉग जो है, ये जो डायलॉग है, जैसे मैंने बताया, एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स पे। और जो कॉन्फ्रेंस है ये हर साल दिल्ली में होती है, जहाँ पे पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस, बिजनेस, मीडिया, सिविल सोसाइटी आते हैं। आई थिंक पिछले साल मेरा ख्याल है इन्होंने बुलाया था, पिछले साल आई थिंक ईयू की जो हेड थी उनको बुलाया था। अब होता क्या है कि ये जो डायलॉग है बेसिकली, ये जो इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स पर डिस्कशन होती है, हेड्स ऑफ स्टेट होते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और ये थॉट लीडर्स पूरी दुनिया से इकट्ठे करते हैं, मीडिया, एकेडेमिया से, और वहाँ पे बैठ के ये गपशप मारते हैं कि भाई क्या हो रहा है, दुनिया किस तरफ जा रही है। इस साल का जो थीम है वहाँ पे, और मैं पाकिस्तान पे भी आता हूँ कि पाकिस्तान क्यों इस सारी गेम से बाहर है। इस साल 2024 का जो थीम है, ये क्या करते हैं कि ये साल के शुरू में कर लेते हैं, जैसे अभी इन्होंने कर लिया। ठीक है जी। इस साल का जो थीम है वो है चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट। ठीक है जी। सो यानी कि पहला कॉन्फ्लिक्ट से शुरू किया, फिर कंटेस्ट से शुरू किया, फिर कोऑपरेट एंड क्रिएट। इट मींस इनोवेशन एंड ऑल दैट। अब ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, पूरी दुनिया से हज़ारों लोग आ रहे हैं, हज़ारों लोग इकट्ठे होंगे इस जगह पे। और ये आप इमेजिन करें, मैं तो समझता हूँ कि जिन टॉपिक्स पे ये बातें कर रहे हैं वो टॉपिक्स तो पाकिस्तान के किसी मेन स्ट्रीम में आपको नज़र में भी आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक फ्रंटियर्स, रेगुलेशंस एंड रियलिटीज़। अब फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली आपने देखा होगा
कि अमेरिका के अंदर एक टिकटॉक के जो सीईओ हैं, अब उनकी कांग्रेस वाले उनकी बड़ी क्लास ले रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम हमारा कोई डाटा तो नहीं चोरी करके ले जा रहे, तुम क्या कर रहे हो, तुम लोगों ने कितनी पेनिट्रेशन की है हमारे मुआशरे के अंदर, कितना डाटा चोरी किया है, इस तरह की बातें हो रही हैं। सो टेक फ्रंटियर्स के हवाले से एक डिस्कशन होगी, डिफरेंट सारी बातें उसमें लोग होंगे। देन पीस एंड प्लानट के हवाले से इन्वेस्ट एंड इनोवेट, वो कह रहे हैं इंडिया अपने मौक़िफ़ देना चाहता है कि पीस है विद द प्लैनेट, कि प्लैनेट के साथ अमन के साथ रहें। सो रशिया को भी स्नब कर रहे हैं, अमेरिकन को भी, सबको भी। इन्वेस्ट एंड इनोवेट मींस कि आइंदा आने वाली जो सोसाइटीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करें और इनोवेशन करें जितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर सारी बात है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वॉर एंड पीस, आर्मर्स एंड एसिमेट्रीज। इसका मतलब ये है कि जंग जो है वो जंग और अमन की बात होगी, वेपनरी की बात होगी, और जो कमियां हैं, एसिमेट्री कहाँ कहाँ, मसाइल कहाँ कहाँ पे हैं, उसके ऊपर भी बात होगी। देन डीकोलोनाइजिंग मल्टीलैटरलिज्म, ठीक है जी। इंस्टीट्यूशंस एंड इंक्लूजन, मतलब कि मल्टीलैटरलिज्म को कैसे डीकोलोनाइज करना है। ये देखें, ये बड़े इंपॉर्टेंट नैरेटिव्स हैं। आई हैव नॉट हर्ड दीज नैरेटिव्स इन पाकिस्तान। इट मींस कि हम मल्टीलैटरलिज्म को के ऊपर तो हम तो बात भी नहीं करना चाहते। वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस। हम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड जो इंस्टीट्यूशनल ऑपरेटर्स है उसके बीच में घुसना चाहते हैं। उसकी एक ही वजह ये है कि बिकॉज हमें पता है कि हम अगर उसमें नहीं घुसते तो हम तो बिल्कुल ही साइड पे हो जाएंगे। सो डीकोलोनाइजिंग मल्टीलैटरलिज्म, इंस्टीट्यूशंस एंड इंक्लूजन्स, कह रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड करो। दिस इज़ व्हाट वो ये कह रहे हैं। और ये जो ये G7 को आपने कंट्रोल किया हुआ है, और ये जो आपने G20 को कंट्रोल किया है, इसमें और लोगों को भी एंट्री करो, बैरियर्स नीचे करो। दिस इज़ व्हाट बेसिकली इंडिया इज सेइंग। फिर देन पोस्ट 2030। तो देखिए, हमने ये किया है, अभी हमने अफ्रीका को शामिल कराया G20 में, और ये बहुत बड़ी जीत थी भारत के लिए। और अफ्रीकन यूनियन जो है उसने बहुत थैंक यू बोला पीएम मोदी को कि भाई हमें इस स्टेज पर लेकर आया गया, हमें बहुत अच्छा लगा, कम से कम हमारी बात भी सुनी गई, हमें भी इंक्लूड किया गया। तो ये बहुत बड़ा मूव था भारत के द्वारा जो सपोर्ट किया गया। और अभी रुचिरा कंबोज जी को मैं सुन रहा था, अभी कल ही परसों उन्होंने यूएन में या और भी कहीं कहा कि भाई 5 लोग मिलके 180 लोगों को डिक्टेट नहीं कर सकते ना। मतलब 5 देश मिलके 180 देशों को डिक्टेट नहीं कर सकते। तो आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूएनएससी, उसमें तो भाई भारत को लाना पड़ेगा। और भारत जो है वो दुनिया का सबसे आबादी वाला देश है। इकोनॉमी के लिहाज से हम 5वें पर हैं, बहुत जल्द 4थे पर जाएंगे और फिर 3रे पे भी बहुत जल्द जाने वाले हैं। तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप उसको उससे दूर नहीं रख सकते। ऐसे में तो यूएन का मैंडेट ही खत्म हो जाता है ना। तो ये हमारी बिल्कुल प्रेशर टेक्निक चल रही है और हम अपना हक ले रहे हैं भाई। दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी हम बन जाएंगे, दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग हमारे पास हैं, और आप इतनी बड़ी आबादी को और इतने ताकतवर, इकोनॉमिक रूप से ताकतवर और मिलिट्री रूप से भी ताकतवर देश को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो और कैसे उस हक से दूर रख सकते हो? नहीं कर सकते। अब इसमें अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान इसमें कहीं ना, तो पाकिस्तान की हैसियत कोई नहीं है ना। पाकिस्तान की वेटेज नहीं है, ना इकोनॉमी में वेटेज है, ना आपके सोशल स्ट्रक्चर में वेटेज है, ना आपके पॉलिटिकल सिनेरियो में वेटेज है। कहीं तो आप स्टैंड करो। आप कहीं स्टैंड ही नहीं कर पा रहे हो, हर जगह आप लड़खड़ा रहे हो, गिरे हुए हो। प्रॉब्लम ये है। एजेंडा, वो कह रहे हैं 2030 के बाद एजेंडा क्या है, पीपल एंड प्रोग्रेस, कैसे लोगों ने प्रोग्रेस करनी है। ये तो एक 2030 तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब 2030 तक पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, 2029 तक तो भाई वो हैं, ठीक है जनाब। किस्मत की देवी और जो ताकत और पावर की देवी है वो नरेंद्र मोदी अपनी हथेली पे लिखवा के आए हैं। ये बात माननी पड़ेगी। 30 साल तक एग्जेक्टिव का रोल अदा करना, पहले 15 साल सूबे में, स्टेट में, फिर 15 साल सेंटर में। दैन जो छठा पॉइंट है वो डिस्कस कर रहे हैं, वो डिफेंडिंग डेमोक्रेसी, सोसाइटी एंड सॉवरेनिटी। ये वो 5-6 टॉपिक हैं, ये 6 थीमेटिक प्रिंसिपल्स हैं। जो लार्ज प्रिंसिपल था वो ये था चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट। और अगले जो 6 हैं वो ये इन चीज़ों पे वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि आइंदा क्या होगा। और ये जो आप देखें इसमें आप इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2500, मैंने आपको कहा ना 2500 पार्टिसिपेंट्स दुनिया की 115 मुल्कों से इंडिया के अंदर फ्लाइट्स पे आ रहे हैं, ठीक है। और जो पाकिस्तान में ये एक मार्गला डायलॉग कराते हैं उसमें मेरा ख्याल है हार्डली थोड़े से लोग आते हैं। हम तो इतने लोगों को हैंडल ही नहीं कर सकते।
और 115 दुनिया के मुल्कों से लोगों को लेके आना और दुनिया को बताना कि इंडिया क्या सोच रहा है। भाई इंडिया का नैरेटिव बिक रहा है, इसीलिए दुनिया की कहानी सुनने आएंगे ना। और इसमें जारी बात है, मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, मिलिट्री कमांडर्स, टेक्नोलॉजी लीडर्स, बड़े तगड़े तगड़े लोग आ रहे हैं इसके अंदर। सो ये इंडिया ने एक ऐसी चीज़ शुरू की है, ये 2016 में शुरू की। उस वक्त इन्होंने मतलब उस वक्त भी 100 स्पीकर लेके आने में कामयाब हुए थे, 35 कंट्रीज़ को इन्वॉल्व किया था। उस वक्त इनका जो थीम था वो एशिया के ऊपर था, रीजनल एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी, कि एशिया को क्या कैसे करना है। पाकिस्तान को नहीं बुलाते, ठीक है जी। पाकिस्तान को इसलिए नहीं बुलाते, उस वक्त भी डॉक्टर जयशंकर जो थे, ये बेसिकली डॉक्टर जयशंकर का ही आइडिया है ये सारा, और वो डॉक्टर जयशंकर का इसलिए आइडिया है, उस वक्त डॉक्टर जयशंकर फॉरेन सेक्रेटरी थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एट दैट टाइम डॉक्टर जयशंकर ने ये फैसला किया कि भाई ये चीज़ होने वाली है, ये ज़रूरी है, इसके ऊपर फोकस करें, इसके ऊपर ध्यान दें, ये चीज़ ये एक डायलॉग चाहिए। फिर उन्होंने अच्छा भला पैसा डाला इसके अंदर। अब देखिए ना, ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया है ग्रीस को इन्होंने, और बाकी दुनिया के लोग भी जो हैं वो आए हुए हैं, लेकिन ग्रीस को बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने प्रोटोकॉल दिया है। और जो ग्रीस के वज़ीर आज़म वहाँ पे बात कर गए हैं, वो तो इंडिया के लिए वो जिसे कहते हैं ना छक्के पे छक्का मार के गए हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो लीडिंग डेमोक्रेसी है ग्लोबल साउथ की। अब इंडियंस क्योंकि ग्लोबल साउथ टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट यूज़ करते हैं, ये बेसिकली सप्लीमेंट कर रहा होता है जो इंडिया बार बार एक चीज़ कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल इंडिया ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है, वेस्ट को कह रहा है पैन तो यार तुझे ये ग्लोबल साउथ की गल ही नहीं सुनते, आप हमारी बात ही नहीं सुनते, आप हमें सुनते ही नहीं, हम क्या सोच रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या मतलब ये चीज़ें जो है ना वो है। सो वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो लीडर है ग्लोबल साउथ का, ये कंसेंसस बिल्डर है। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता इंडिया इज़ ए कंसेंसस बिल्डर। उसकी वजह ये है कि इंडिया ने कहाँ कंसेंसस बिल्ड किया है इस खित्ते में। इंडिया इज टेकिंग ए सोलो फ्लाइट विद इट्स ओन प्रेफर्ड पार्टनर्स। इंडिया जानता है कि वो है, उसको बताने की जरूरत नहीं कि वो कैप्टन है ग्लोबल साउथ का, और पाकिस्तान से पूछ के करेगा। अगर आपने कुछ करना है तो आप रोक लो, आप भिड़ जाओ। वैसे तो हमें पता है कि आप अपोज करोगे, और अगर आपके पास हम पूछने भी जाए तो आप कंसेशन में आप शामिल हो जाओगे, हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हमसे पूछा है, हाँ हाँ हम सपोर्ट करते हैं। इंडिया को नहीं पता है ये। भारत ने 5 अगस्त 2019 को जो किया है ना, वो पाकिस्तान को फंसाने के लिए किया है। क्योंकि जो उसने किया उसके बाद पाकिस्तान से जो रिएक्शन आया, और उस रिएक्शन का जो असर अभी तक है, वो पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान किस तरह का स्टेट है। वो उस बारूद की तरह है कि जरा सी चिंगारी दिखे नहीं कि भड़क उठेगा, भड़क उठेगा। तो ऐसे लोगों की जरूरत जियोपॉलिटिक्स में नहीं होती। तो हमने आपको वहीं दलदल में फंसा दिया, फंसे रहो, और है तो भाई आगे बढ़ो, रोक लो हमें। इज इग्नोरिंग पाकिस्तान। इंडिया जो है वो दुनिया के लिए, देखें, इंडिया वो काम कर रहा है कि इंडिया अपने खित्ते के तमाम ममालिक में के साथ या तो मसाइल में होगा या इग्नोर कर रहा होगा। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क को तो वो इग्नोर करेंगे ना, दे इट डजंट लुक नाइस। अब उम्मीद ये है, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, उन्होंने कहा है कि भाई पाकिस्तान डोमिनेट कर जाता है डिस्कशन के अंदर। ये इंडियन अथॉरिटीज़ को बड़ा प्रॉब्लम था कि पाकिस्तान डिस्कशंस को डोमिनेट कर जाता है। पाकिस्तान के जो लोग आते हैं, पाकिस्तान के जब यहाँ वज़ीर आज़म आते हैं, मीडिया, तो मीडिया उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। मीडिया इंटरनेशनल ध्यान होने का छोड़ो यार, पाकिस्तान की बात ही ना करो, थिंक ग्लोबल, निकलो पाकिस्तान से। सो दिस इज़ अ वेरी कैलकुलेटेड बाय डिज़ाइन एक मूव है। नेवर इंक्लूड पाकिस्तान, डू नॉट ब्रिंग पाकिस्तान इन द डिस्कशन। अच्छा, अब इसका क्या सबूत है कि पाकिस्तान डोमिनेट कर जाता है? डोमिनेट करके कोई ऐसी अचीवमेंट पाकिस्तान ने कर ली है जो भारत नहीं कर पाया? कुछ हासिल कर लिया पाकिस्तान ने जो भारत नहीं कर पाया? इतने से इकोनॉमी वाले पाकिस्तान को कौन पूछेगा? भिखारियों को कौन पूछता है? भाई सिंपल भाषा में मैं समझाऊं, भिखारियों से क्या कोई राय लेकर काम किया जाता है? क्या भिखारियों के पास बातचीत करने के लिए जाया जाता है? भिखारियों की कोई हैसियत नहीं होती चीमा जी।
और पाकिस्तान, ये मैं नहीं कहता, पाकिस्तान के लोग खुद कहते हैं कि वो भिखारी हैं, पाकिस्तान की सरकार भिखारी है, पाकिस्तान का पीएम भीख मांगता है। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। आप बताओ ना, भिखारियों से पूछकर कोई अपने फैसले करते हो क्या आप? अपने घर के फैसले अगर आपके आसपास 2-4 भिखारी हैं, उनसे पूछकर करते हो? ये तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात हुई, हम जो डोमिनेट कर जाते हैं और हम ये कर जाते हैं। रिजल्ट बताओ ना, डोमिनेट करने का रिजल्ट क्या हुआ? बहुत बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट आ गई पाकिस्तान में, इकोनॉमी में बहुत बढ़िया हो गया, कुछ ऐसा कारनामा कर दिया कि जहां पे बिना पाकिस्तान की से के कोई फैसला नहीं किया जाएगा। क्या हुआ है ऐसा? भारत ने तो करके दिखाया। एंड उनकी बड़ी कामयाब मूव रही है पाकिस्तान को इग्नोर करने की। अब हमने अपने आप को कैसे मेन स्ट्रीम करना है, हम नहीं कर सकते। ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ जनाब लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक दूसरे को पकड़ा हुआ है गलों से, ठीक है। और वो कह रहा है, भाई ग्रीस का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि रायजीना डायलॉग में कि भाईजान हम जो हैं वो आपके वो हैं, आप तो ग्लोबल साउथ के सब कुछ माई बाप हैं आप ग्लोबल साउथ के, ठीक है जी। अब वो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मैं आई पर्सनली फाइंड आउट कि इंडिया जो अपने आप को जिसे वो कहते हैं ना अपने आप को, अब देखें सिर्फ आप फॉरेन मिनिस्टर्स की लिस्ट ही देख लें। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ हंगरी, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ घाना, अल्बानिया, डेनमार्क, नेपाल, तंजानिया, पनामा। अमेरिकन नहीं आ रहे, ज़ाहिर बात है अमेरिकन बड़े तेज़ हैं, उनको पता है हम इनकी इसको क्यों करें, या तो ना हमें वो मेन स्ट्रीम किसी डिस्कशन में लेके आए। मेरा ख्याल है उन्होंने नहीं, डेनमार्क के भी आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर आया हुआ है। सो वो जो बातें करने जा रहे हैं, जिस पैमाने पे वो चल रहे हैं, उन्होंने भाई अपनी एक लाइन लेंथ सेट कर ली है और उन्होंने कहा पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करनी। चीमा जी, अभी भी आप नहीं समझे, अभी भी आप नहीं समझे। आपने तो अमेरिका को लेकर हमारा मजाक उड़ा दिया, लेकिन हमारा फोकस अमेरिका नहीं है सर, यूरोप है, यूरोप। आप क्यों भूल रहे हैं? आप इन सारी कंट्रीज को देखिए इधर, जो यूरोप वाले मेन है। और ग्रीस क्यों हुआ है? ग्रीस को क्यों प्रोटोकॉल दिया गया है? ग्रीस हमारा गेटवे ऑफ यूरोप है। सर जियोपॉलिटिक्स आप कवर करते हैं, आपने जो ये कॉरिडोर बन रहा है हमारा मिडिल ईस्ट होके, वो किधर से जा रहा है सर? वो ग्रीस होकर जाएगा यूरोप में। टर्की क्यों खफा है इस कॉरिडोर से? इसलिए खफा है क्योंकि ग्रीस को ले लिया, टर्की छंट गया। इतने बड़े एक्सपर्ट है तो कम से कम इन बातों का तो ख्याल रखिए। ये कॉरिडोर जो बन रहा है ना, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, ग्रीस होते हुए फिर वहां तक जाएगा, जिसमें हाइफा पोर्ट भी है, इजराइल भी है, बहुत कुछ है इसमें, यूएई भी है, सब कुछ है। आपको अंदाजा नहीं है कि ये क्या होने वाला है। और इसीलिए इसमें अमेरिका को प्रेफरेंस नहीं दी गई है, इसीलिए इसमें ग्रीस को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया है, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया है, क्योंकि वो गेटवे है भारत के लिए इस पूरे कॉरिडोर का। और आप हंगरी की बात कर रहे हैं, बाकी देशों की बात कर रहे हैं जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां के लोग आए हैं। क्यों? यूरोप को हमें बताना है कि देखो इंडिया इज कमिंग, इंडिया के पास क्या है देने के लिए और आपसे लेने के लिए क्या है। हम आपको बिजनेस भी देंगे और हम आपसे इन्वेस्टमेंट भी लेंगे, बड़ी मार्केट भी देंगे। मुझे लगता है जहां पे पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की सोच खत्म होती है ना, हमारे यहां जो ट्रेनी डिप्लोमेट भर्ती हुआ होगा ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, उसकी सोच वहां से आगे बढ़ती है। पाकिस्तान की बात नहीं करनी, पाकिस्तान को डिस्कस नहीं करना। अगर आप पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे तो आप अपने आप को नीचे लेके आएंगे, आप ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, कंप्रोमाइज हो जाएंगे। यू नो, इंडिया इज अ स्मार्ट एडवर्सरी। द पाकिस्तानीज डू नॉट नो उनके साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तानियों को नहीं पता चल रहा उसके साथ क्या हो रहा है। और मैं आपको बात बताऊं, अ सेक्शन ऑफ द पाकिस्तानी कम्युनिटी एक्चुअली बिलीव कि जो इंडिया हमारे साथ कर रहा है ठीक कर रहा है, जो दुनिया कर रही है। क्यों? वो कहते हैं इमरान खान को वज़ीर आज़म लेके आए तो फिर आपकी इज्जत होगी।
सो लार्जली जो इंडिया और दुनिया का एक सेक्शन पाकिस्तान के साथ कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, उस सारे प्रोसेस के अंदर पाकिस्तानी जो है वो खामोश है, पाकिस्तानी परेशान है। हम क्या करें? एक आधा जो इमरान खान के फॉलोअर हैं वो कहते हैं बस ठीक है, पाकिस्तान की ऐसी इज़्ज़त नहीं होगी, ठीक है, अगर आप इज़्ज़त होगी तो ख़राब हो जाएगा, ठीक है जी, ये वो कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो ग्रीस है वो कहते हैं कि जो इंडिया की जो कैंडिडेसी है फॉर 2028-29 फॉर द यूएनएससी, वो उसको सपोर्ट करते हैं। इंडिया ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक ग्लोबल मोमेंटम बिल्ड कर लिया है, ठीक है, और वो मोमेंटम इसलिए बिल्ड किया, वो कहते हैं हम इसका हिस्सा हैं, हमें आप यूएनएससी की परमानेंट सीट दिलाएं भाई। 2028 तो नॉन परमानेंट सीट की बात कर रहे हैं ना ग्रीस की, क्योंकि ये मिलती अक्सर होता है, ठीक है। जो नॉन परमानेंट वो बड़ा कुछ कहेंगे वहाँ पे, बड़ी बातें करेंगे वहाँ पे, बड़ा कुछ डिस्कस होगा। लेकिन अब देखें इंडिया ने ऑलरेडी, क्योंकि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का किया हुआ है, अब ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर आए हैं तो उन्होंने भी कहा जी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, और वो मिडल ईस्ट की वो कहते हैं जी इंडिया मिडल ईस्ट से एनर्जी निकालो, यूरोपियंस को एंड प्रोडक्ट दो, सप्लाई चेन अपने पास शिफ्ट करो, क्योंकि इंडिया के पास एक ऐसी लेबर है जो कि एक चीप लेबर है, सस्ती लेबर मिलेगी आपको उस लेबर का एडवांटेज है, समझ रहे हैं आप बात को। सो ये चीज़ें जो हैं दे आर वेरी इंटरेस्टिंग इन अ सेंस कि वो इंडिया को पुरानी डेमोक्रेसी और कंसेंसस बिल्डर और द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ कह देते हैं। अच्छा, ग्लोबल साउथ कौन सा है? किसी को कोई पता नहीं ग्लोबल साउथ क्या है, क्या डेफिनेशन है ग्लोबल साउथ की। ग्लोबल साउथ के अंदर डिफरेंट कॉन्टिनेंट हैं, ग्लोबल साउथ के अंदर डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, ग्लोबल साउथ के अंदर डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं। क्या है ग्लोबल साउथ और किसकी बात हो रही है? क्या ग्लोबल साउथ सिर्फ अफ्रीका है? क्या ग्लोबल साउथ पार्ट ऑफ एशिया है? ग्लोबल साउथ क्या है? क्या आसियान ग्लोबल साउथ है? क्या है ग्लोबल साउथ? एक सवाल आता है ना, ठीक है। सो इंडिया को, और आपको पता है जब भी कोई दुनिया का बाहर से फॉरेन मिनिस्टर आता है, एक तो वो चलो डायलॉग शायलॉग इकोनॉमी की बात करते हैं, दे ऑलवेज इंडियंस ऑलवेज मेक श्योर कि भाई इंडियन स्टूडेंट्स को एक्सेस मिले वहाँ पे, वो इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे जाएं, वो वहाँ पे पैसे कमाएं, यूरो भेजें और यहाँ पे वापस आके अपनी कंट्रीब्यूट करें। एट द एंड ऑफ द डे जो इंडिया के अंदर बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, एक नेचुरल प्रोसेस होता है, वो सारे के सारे अमेरिका में स्टे नहीं करने वाले, बरतानिया में स्टे नहीं करने, रहेंगे भी उधर, बहुत सारे वहाँ पे रहेंगे, मैं आपको बात बताऊँ। पर जिनकी फैमिली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, पीछे फैमिली ज़्यादा तगड़ी हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। पाकिस्तान में तो ये होता है ना, यहाँ पे फैमिली एंटरप्राइजेज़ हैं, एक फैमिली ये सोचती है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, एक भाई पढ़ के आया, एक को कारोबार पे लगा दो, एक को सियासत पे लगा दो, फैमिली को उठाओ। इंडिया, चलिए बहुत बातें हो गई। अब ये कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ क्या है। ग्लोबल साउथ पाकिस्तानियों को तो समझ में नहीं आएगी क्या है ग्लोबल साउथ, और जिनको समझ में आ रहा है वो उसके लिए काम कर रहे हैं ग्लोबल साउथ के लिए। और ग्लोबल साउथ वो बनकर निकलेगा, भारत निकालेगा, जिस पर दुनिया देखती रह जाएगी। और पाकिस्तान को तब समझ में आएगा, और आप जैसे एक्सपर्ट्स को तब समझ में आएगा कि ग्लोबल साउथ है क्या। ग्लोबल साउथ इकोनॉमी का भंडार है। ग्लोबल साउथ बहुत बड़ा मार्केट है। ग्लोबल साउथ मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने वाला है। ग्लोबल साउथ पूरा एक साथ आ गया ना तो दुनिया के बड़े से बड़े देश को हिला देगा। और ग्लोबल साउथ सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। इतना इंडिकेशन दे दिया मैंने आपको, आप इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिएगा चीमा जी, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं और ग्लोबल साउथ है क्या चीज। क्योंकि हम इंडियंस की एक बड़ी खासियत है, हम धीरे धीरे काम करते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा क्या कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या कर रही है, लेकिन जब उसका एंड रिजल्ट आता है ना तब आपको समझ में आएगा कि ओहो ये कर दिया इन्होंने। और तब तक हम पहुंच से दूर हो चुके होते हैं। तो इसीलिए, और अभी तो इग्नोर होना बाकी है, अभी तो आइसोलेट होना बाकी है चीमा जी। पाकिस्तान ने जो किया है, अब जवाब देने की बारी हमारी है ना। अभी तक तो पाकिस्तान हर तरफ से कोशिश कर रहा था, अब हमने जब घेरना शुरू किया है तो अब चीखें निकल रही हैं चीमा जी, और चीखें निकलेंगी, अभी और चीखें निकलेंगी।
आप इस कदर आइसोलेट कर दिए जाओगे, इस कदर आइसोलेट कर दिए जाओगे कि आपको अंदाजा ही नहीं है। और जब तक आपको उसका पता चलेगा कि कितनी बुरे तरीके से आइसोलेशन हो गई है, आप उस आइसोलेशन से बाहर नहीं निकल पाओगे और कोई बचाने भी नहीं आएगा। हाँ, टर्की और की चाइना ना थोड़ा बहुत आपको जिंदा रहने के लिए आईसीयू में वो वेंटिलेटर लगा देंगे कि चलो जिंदा रहो, मरो मत, जिंदा रहो बस। नहीं तो हाल देख लीजिए आप अपने यहाँ। पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी चाहिए आपके यहाँ, वो देखिए उसकी क्या हालत है। तो सबसे पहली शर्त है आगे बढ़ने की कि पॉलिटिकली स्टेबल होना चाहिए देश। 76 ईयर्स हो गए हैं, स्टेबल है नहीं, और पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा अनस्टेबल कर दिया हमने। सोचिए, इस पर एनालाइज कीजिए। दर्शकों आप बताएं, चीमा जी की फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी ना, कितने फ्रस्ट्रेट हैं यार, हमें इग्नोर किया जा रहा है, हमें थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहा है भारत, क्या करें हम। नहीं, कुछ कर नहीं पाएंगे, लाचारी बेबसी सब झलक गई आपकी उसमें। कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी तो गाइस पाकिस्तानियों स्वयं विचार कीजिए आप। और बहरहाल बात करते हैं स्वयं जी। विचार कीजिए ग्लोबल साउथ पे। नहीं वही कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तानी वो कह रहा हूँ ना कि ये क्यों हो रहा है और क्या क्या है, किस चीज़ की कमी है जी पाकिस्तान को। और पाकिस्तान को सबसे बड़ी चीज़ की कमी है जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। दूसरा जो चीमा भाई कह रहे थे कि इमरान खान, कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान का आए तो इमरान खान आए। यकीन करें, मैं इमरान खान ठीक है आज वो अलग बात है, क्योंकि इन सब पॉलिटिशियन में वही एक बंदा ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है उसकी गलतियां थी, लेकिन वो उनकी तरह चोर नहीं है। तो बहरहाल बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में जो कह रहे थे कि इमरान खान के आए, जी लोग कह रहे हैं जी इमरान खान आए तो मुल्क ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी आए। डेमोक्रेसी जब आएगी मुल्क खुद बहुत ठीक हो जाएगा, जब अवाम फैसले करेगी, अवाम चुनेगी जिसको भी लेके आना है ऊपर, और अवाम को जवाबदेह होगा वो बंदा जिसको लेके आएंगे अवाम। चाहे वो नवाज शरीफ ही क्यों नहीं, चाहे वो जरदारी ही क्यों नहीं, चाहे बिलावल भुट्टो ही क्यों नहीं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जब जिसको अवाम लेके आए, डेमोक्रेसी हो, अवाम लेके आए, अवाम को जवाब दे हो वो बंदा, वो लीडर, वो सियासतदान। अभी आपने वोट डाल तो के मैं वही कह रहा हूँ ना, डेमोक्रेसी नहीं है ना, इसीलिए तो मैं बात कर रहा हूँ ना कि डेमोक्रेसी से की कमी है पाकिस्तान में। डेमोक्रेसी होगी, उसके अलावा जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो ठीक हो जाएगी, तो उसके बाद पाकिस्तान अगली सूरत हाल देख सकता है। उससे पहले पाकिस्तान यकीन करें कुछ भी नहीं देख सकता। आप पूरा सिस्टम चेंज करने की बात कर रहे हैं। पूरा सिस्टम नहीं, डेमोक्रेसी सिर्फ लाना चाहता हूँ। पूरा सिस्टम तो खुद बहुत फिर अवाम चेंज करेगी ना, फिर तो अवाम चेंज करेगी ना। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब डेमोक्रेसी हो, इंडिया में डेमोक्रेसी है, अवाम चुनती है उधर अपना लीडर, और लीडर जो वहां पे है वो जवाबदेह होता है अवाम को। वो चीज कोई और भी मुल्क हो, अमेरिका हो, कोई भी मुल्क हो, वहां पे डेमोक्रेसी है, वहां पे जवाबदेह होते हैं भाई। जो जो लोग वोट डालते हैं ना, वो जवाब भी मांगते हैं फिर उनसे, तो वो जवाबदेह होते हैं, वो काम करके दिखाते हैं अपने मुल्क का। जो चीज मुझे यूरोपियन कंट्रीज में नजर आती है, जैसे चीमा साहब कह रहे थे कि वो उन्होंने एक टिकटॉक के ऑनर से या जो भी थे उनको वहाँ पे रोमांटिक कर लिया, मतलब उनको बुला लिया और वहाँ पे बुला के उनके सवाल जवाब उनसे किए गए। वो एक नॉर्मल वे में देखा जाए तो हम एशियन करेंगे तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते हैं। वहाँ पे सवाल जवाब अवाम के, वो उनके भी सवाल के जवाब दें हैं। मतलब वो कह रहे थे आप डेटा लीक तो नहीं कर रहे हैं, वो छोटी सी चीज़ है, हालांकि सोशल मीडिया यही का बात एक है। हैंडल है। लेकिन ये है कि यहाँ पे सियासी लेवल पे बात आ जाती है, वहाँ पे तो आपकी सहूलतों की बात आ जाती है, आपकी ज़िंदगी का रहन-सहन आ जाता है और फ्यूचर की बात होती है, और जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वहाँ पे क्या सहूलियात है उन पे बात होती है। वो उन पे भी सवाल उठाते हैं सामने खड़े, वो हालाँकि तकरीर कर रहे होंगे, बीच में सवाल करेंगे उठ के। और ये चीज़ होती है कि आज़ादाना राय, मतलब कि जिसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। डेमोक्रेसी इसी को तो कहते वो हैं जो ना। है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे जो दूसरे पार्ट्स कर लेना, मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहता, वो जो है बीच में पंगा करते हैं हमेशा। वो अपना रख-रखाव रखते हैं, वो अपना होल्ड रखते हैं कि उनसे पास होगी वो हुकूमत, उनकी वो बातचीत जो भी उन्होंने मनवाना है या जिस तरह भी हुकूमत चलवानी है, वो उस तरह चलाएगा बंदा जो होल्ड पे होगा तो ठीक, नहीं चलाएगा तो उसको भी रौंदा जाएगा पाँव के नीचे। ये चीज़ होती है, तो फिर अवाम सेलेक्ट करके उनसे सवाल जवाब क्या करेगी तो जब मैं उनको और पूरी आज़ादी नहीं मैं होगी। और क्या कह रहा हूँ, जब मैं बात ही डेमोक्रेसी की कर रहा हूँ तो फिर तो बातें खत्म हो जाती हैं बाकी तो।
जब डेमोक्रेसी होगी तो अवाम चुनेगी, अवाम को जवाबदेह होंगे। मैं भी तो यही बात मेरा कर रहा कहने हूँ। का सिर्फ मकसद ये है कि होल्ड होना नहीं है, तो ऐसा होना बात नहीं कर है। रहा हूँ, डेमोक्रेसी की ही प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब है, जब जिसकी वजह से दुनिया है। मुंह नहीं लगाती पाकिस्तान को, और पाकिस्तान डूबता जा रहा है। यही तो बात कर रहा हूँ सिर्फ। हाँ, क्या पोजीशन जो है डेमोक्रेसी ना होगी तो फिर तो होल्ड होगा। फिर तो होल्ड होगा ना, फिर तो सारी जवाबदेह हो गए अवाम को भी। बिल्कुल ऐसा नामुमकिन की बात कर रहा था नहीं, ना। वो तो मुमकिन हो सकता है ना, मुमकिन एक तो ना एक हो दिन सकता वो है कि कहते हैं ना, अगर मुल्क के साथ रेवोल्यूशन जो होती है ना, मुखलिस कभी ना कभी आ ही जाती है। मुल्क के साथ मुखलिस हाँ। हैं, मुल्क को आगे Violence। लेके जाना चाहती हैं, वाकई नियत है मुल्क को आगे लेके जाने के लिए और दिल से मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल फिर जी। तो ये जरूरी है, डेमोक्रेटिक जरूरी है। अगर इसके बिना अगर देखेंगे तो फिर बिल्कुल भी इसी तरह हालात जो चलती आ रही हैं इसी तरह चलते जाएंगे और अवाम बेचारी जो है वो फिर इसी वही चक्कर बात में है, पिसती रहेगी। वेंटिलेटर जो है वो चाइना और तुर्की जो है वो देता रहेगा पाकिस्तान वेंटिलेटर को। अगर अवाम को देखा जाए तो अवाम बेचारी को तो लगा हुआ है, क्योंकि लगे हालात है। यही हैं। नहीं, उनके बाकी पास हाफ बच गया है हाँ। मेरे ख्याल में। पाकिस्तान के पास तो वेंटिलेटर भी नहीं बचे, वो तो अपनी बस जो बेचारे गरीब हैं वो तो मरते जा रहे हैं। पिछली वीडियो भी आपने देखी होगी हाँ, मेडिसन वाली, तो अवाम तो मरती जा रही है, अवाम तो एक दिन खत्म हो ही जाएगी। गरीब भी नहीं खत्म होगी, गरीब खत्म हो जाएंगे यहाँ से। ये और तो वो बात आ गई ना, या वो चीमा साहब जो कह रहे हैं कि एक मांगने वाला वो डिमांड करना शुरू कर दे कि जो अंदर महल में बैठा राजा है उसको जितनी रिस्पेक्ट दी जा रही है उतनी इस मांगने वाले को क्यों नहीं दी जा रही। तो ये तो वो कंपेयर हो जाता है पाकिस्तान वो का और कहने इंडिया हाँ, का का। मकसद है वैसे कि अगर कौन से मांगने कभी वाला पूछा हमें जाता कोई है। और बंदा कहे ना तो एक अलग चीज है। जब हमारा एक्स पीएम जो है वो शहबाज शरीफ साहब खुद ही जो है माइक पकड़ के कह रहे हैं कि हम जिसको भी फोन करते हैं वो कहते हैं मांगने के लिए किया होगा और मांगते हैं, तो वो एक चीज मैं मांगने कहता हूँ वाला कि भाई जब भी हमारा आता है। एक्स प्राइम मिनिस्टर ही ये सारी बातें करे बिल्कुल ऐसे हाँ। और फिर वो पीछे कोई इस्लामिक और तो रह कंट्री ही की नहीं क्या बात सबूत। वो डायरेक्ट इंटरनेशनल जिन टीवी पे कह रहा है जिन भाई। कंट्रियों के उन्होंने नाम लिए हैं वो सारे इस्लामिक कंट्री हैं। हालात ये हैं कि हमारे कहने पे तो ओआईसी का इजलास इकट्ठा नहीं होता, तो वर्ल्ड को हम यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और हम इंडिया के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं जी कि नामुमकिन है। यूरोपियन कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया आ रहे हैं, तो पाकिस्तान क्या लेने आए। पाकिस्तान के जो इस्लामिक कंट्री है वो पाकिस्तान में आना नहीं चाहते, चले उनको भी छोड़ दें। पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ओके, वो क्यों और करेंगे भाई? दूर की बात क्या करनी है, हमारा एक ना वो है तरखान दोस्त है, वो लकड़ का काम करता है और उसको हमने तकरीबन 2 हफ्ते हो गए कहा हुआ है कि ये जो हमारे लिए ना एक वो कोई ड्रायर सा ड्रॉर बना जो है। दें, ठीक है, वो अभी तक उसने नहीं बनाया हुआ और वो रोज लारे लगा देता है हमें। यहाँ पे तो अवाम ही अवाम का दुश्मन है, तो किसी ने क्या सोचना है। हमारे साथ बैठता है, खाता पीता है, तो उसमें हाँ। करप्शन देख लें, 2 नंबरी देख लें, वो इतना अलग पान है, तो मीन्स के हम अब खुद ही नहीं बदलना चाहते। ये ठीक और है, वो मैं ऐसा इसलिए जोक था। ये नहीं, ये मैंने इसलिए कहा है क्योंकि बाहर आया हुआ है वो। मैंने कहा इसी बहाने सुन तो लेना वो भी। कॉल पे है तो मेरे ख्याल में वो हाँ। बिजी है। बहरहाल हालात जो है मेरे ख्याल में, हमेशा कहता हूँ, हम भी हमेशा, हमारी टीम भी कहती है, बिल्कुल हमारे थ्रू यही होता है कि हम अपने आप को सुधारें, कहीं ना कहीं कोशिश करें कि अपने आप में सुधार लेके आए और आने वाली नस्लों को भी वही चीज गाइड करें। शायद इसी तरह मुल्क चेंज हो जाए, क्योंकि जो होल्ड पे आते हैं भाई वो अपने ही सोचते हैं कहीं ना कहीं आकर, और मुल्क का कुछ नहीं होता आ जाके, और हम सेलेक्ट कर देते हैं, हम बड़ी अपनी वोट की पावर यूज कर लेते हैं, बड़े खुश और होते हैं। लेकिन चलो एट दी एंड फैसला क्या आता है, जो उन्होंने पहले सिलेक्ट किया होता है, ये जो ऊपर डिसाइड हो रहा होता है। और अभी देख लें पर पाकिस्तान में जी जो ड्रामा लगा हुआ है। ग्लोबल साउथ की बात करें तो वाकई हमें नहीं पता, हम्म। और अगर नहीं, किसी को seriously नहीं किसी को पता। पता है तो वो हमें जरूर कमेंट हाँ, सेक्शन में definition बताइएगा, क्योंकि ये ना तो वो नहीं, अपने वो चीमा साहब ने बताया, ना ही आलोक साहब भाई ने बताया वो खोल के, होल्ड- नहीं, लोग साहब ने इसलिए थोड़ा बहुत नहीं hint वो दे दी है। हिंट दिए ना, लेकिन हिंट हमें दिया, समझ लेकिन नहीं खुल के आई, बताए ना। हमें समझ नहीं आई, पता इसलिए चले कि- आप जो है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर क्लियर कीजिएगा। बिल्कुल। और जो बात है चीमा साहब की, वो उसने भी काफी सारी बातें ठीक कही हैं कि अभी होल्ड जो है वो इंडिया का ही है, और इंडिया जो है वो पाकिस्तान को तो कहीं कोई दुनिया पूछती तक नहीं है। तो ये बातें तो बिल्कुल रियलिटी पे बेस है, और बाकी बातें बिल्कुल ठीक कही हैं, और लोग साहब ने भी आगे से जवाब अच्छे दिए हैं। और अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो दूसरे चैनल पे भी जाएं, महाभारत आ रही है, उधर उधर भी जाएं यार, सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह अगले वर्ष फिर हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पेश।